हेलो, आई एम वंदना। वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस बाय वंदना। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। रिप्रोडक्शन कैसे होता है। लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ये चैप्टर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसको दो पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट पार्ट आज डिस्कस करेंगे क्या होता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है। री मीन्स क्या होता है बेटा, अगेन, है ना। जैसे आप कहते हैं री एग्जाम हो रहा है ना। रीमीडियल मतलब री वर्ड का मतलब क्या होता है, अगेन, है ना। री मीन्स अगेन। प्रोडक्शन मतलब किसी चीज को प्रोड्यूस होना। यहां हम जो बात कर रहे हैं वो हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म की। मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज। एक नए ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होना, किससे डेवलपमेंट होना, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं उस ऑर्गेनिज्म से, लेकिन शुड बी कंसिडर कि वो कैसे होने चाहिए, सेम स्पीशीज के। तो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है बेटा, एक नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है, किसका, अपने ही तरह का। अपनी तरह मतलब स्पीशीज सेम। डॉग है तो डॉग प्रोड्यूस करेंगे, कैट है तो कैट प्रोड्यूस होगा, ह्यूमन बीइंग है तो ह्यूमन बीइंग प्रोड्यूस होंगे। इट मींस स्पीशीज विल बी द सेम, राइट, एंड मेंटेन देयर एग्जिस्टेंस जनरेशन आफ्टर जनरेशन, है ना। आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या रहती है, वो कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है। तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन, राइट। रिप्रोडक्शन की नेसेसरी क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, क्या जरूरी है। अर्थ पे लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। कि अगर डेथ रेट बढ़ती जाए और बर्थ रेट ना हो तो कंटिन्यूएशन कैसे चलेगी, है ना। तो इंपॉर्टेंस उसकी क्या है, अगर आप लाइफ को कंटिन्यू करना चाहते हैं, कंटिन्यूटी मेंटेन करना चाहते हैं अर्थ पे, तो क्या चाहिए, रिप्रोडक्शन प्रोसेस। टू मेंटेन द साइज ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के साइज को कंट्रोल करने के लिए, बिकॉज इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा तो पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगा, राइट। ट्रांसफर ऑफ वेरिएशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वेरिएशन का ट्रांसफर होता है। अब ये वेरिएशन क्या है, इस नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। फाइन, तो आपने पढ़ा रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन का मतलब है द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। क्यों जरूरत है, क्या इंपॉर्टेंस है, टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑन द अर्थ, maintain the size of the population and transfer of variation from one generation to another generation. Got it? Next है आपके पास जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता कैसे है, राइट। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, डीएनए रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं इसको, डीएनए रेप्लिकेशन, यानी डीएनए कॉपिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीएनए कॉपिंग। डू यू नो अबाउट व्हाट इज डीएनए, व्हाट इज डीएनए, deoxyribonucleic acid is a full form of DNA. एक्चुअल में डीएनए क्या है, हेरिडिटी व्हीकल्स है जो इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक कैरी करता है, राइट। डबल हेलिक्स होता है, आप देखिए किस तरीके से दिख रहा है आपको, ये कैसा है, डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स डबल स्टैंडर्ड, एक के ऊपर दूसरा क्या होता है, टोटली कॉइल्ड होता है, राइट। कहां प्रेजेंट होता है, कहां प्रेजेंट होता है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर, सेल के न्यूक्लियस के अंदर। सेल के न्यूक्लियस के अंदर अगर ये ऐसे बिखरा हुआ पड़ा होगा तो हम इसे क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन नेटवर्क। क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन नेटवर्क। जब सेल डिवाइड होना शुरू होता है तो ये क्रोमेटिन नेटवर्क टेक द शेप ऑफ क्रोमोसोम्स। तो किसकी शेप ले लेता है ये बेटा, क्रोमोसोम्स की, ठीक है। अब ये क्रोमोसोम्स इज मेड अप ऑफ डीएनए। ये किसके बने हुए हैं, डीएनए के। एंड डीएनए क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन को पास कर रहा है। अब हुआ क्या, जब सेल डिवाइड हुआ, फाइन, सेल था हमारे पास बेटा, इसके पास डीएनए था, फाइन। अब ये सेल डिवाइड हुआ, सेल दो में गया बच्चे, डिवाइड हुआ, एक से दो बने। अब डीएनए तो एक ही है ना इसके पास, अब या तो डीएनए इसके अंदर चला जाएगा तो ये ब्लैंक हो जाएगा। तो क्या होगी यहाँ पे, डीएनए की कॉपिंग। क्या होगी, डीएनए की कॉपिंग, या फिर हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। इसके जैसा एक और डीएनए कॉपी होगा। क्या होगा, कॉपी होगा। फोटोकॉपी बोलते हैं ना जिसे निकाल रहे हैं, वो कॉपी होगा। फिर एक डीएनए इसके पास और दूसरा डीएनए इसके पास, फाइन। तो दोनों जो डॉटर सेल्स फॉर्म हुए थे डिवीजन के बाद, उसपे क्या चला गया बेटा, डीएनए। तो डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए कॉपिंग क्या होता है बेटा, डीएनए क्या करता है, कॉपी करता है, और कॉपी करने के बाद क्या बना लेता है, ये बहुत ज्यादा लैगिंग स्ट्रैंड और कैजी फ्रेगमेंट्स, इसमें नहीं घुसने की जरूरत है आपको। तो डीएनए क्या हुआ, कॉपी हुआ, और कॉपी होने के बाद जब सेल डिवाइड हुआ तो उसके अंदर क्या हो गया, डीएनए का ट्रांसफर हो गया। तो डीएनए सेल के न्यूक्लियस के अंदर होता है जो इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है
जो फर्स्ट स्टेप होता है रिप्रोडक्शन के अंदर, वो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए यानी कॉपिंग ऑफ डीएनए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, सेल डिवाइड करता है, सेल डिवाइड करता है तो वेरिएशन हैपन ड्यूरिंग कॉपिंग। ऐसा क्या हो जाता है कि डीएनए की कॉपिंग करते हुए वेरिएशन हो जाता है। बेटा देखो, मिस्टेक है ना, किसी से भी हो सकता है। इट मींस जब डीएनए कॉपी हो रहा है तो उसके बेस पेयर में कोई चेंजेस आ जाते हैं। बेस पेयर का मतलब क्या होता है बेटा, ये जो आपस में स्ट्रैंड्स लगे हुए हैं ना, यहाँ बेस पेयर होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, ऐसे कुछ जो हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे, ये इनके बेस पेयर्स होते हैं। तो अभी पैटर्न है AGC, राइट, तो पैटर्न चेंज हो जाता है कॉपी करते हुए, हो सकता है वो पैटर्न बन जाए ACG, तो पैटर्न चेंज हो गया, तो उस पैटर्न के चेंज होने से क्या आ जाते हैं, वेरिएशंस आ जाते हैं, राइट। तो क्या कहा, वेरिएशंस हैपन ड्यूरिंग कॉपिंग ऑफ डीएनए, वेरिएशन होने लग जाता है जब डीएनए क्या करता है, कॉपी करता है। इस वेरिएशन की वजह से क्या होता है, इवोल्यूशन। वेरिएशन क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वेरिएशन की वजह से क्या होता है, इवोल्यूशन। एवोल्यूशन आपका टॉपिक कट गया है, बट एवोल्यूशन मतलब आप अपने एंसेस्टर से कैसे बने, लाइक दैट। अगर बहुत टाइम पहले की बात करें, हम ह्यूमन बीइंग अभी ऐसे है, तो पहले कैसे हुआ करते थे, ऐसे। तो जनरेशन टू जनरेशन जब वेरिएशन होना शुरू हुआ तो वेरिएशन एक्यूमुलेट हुआ, इकट्ठा हुआ, और उससे क्या बनी, एक नई जनरेशन बनी। गॉट इट। तो वेरिएशन इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो वेरिएशन हमारे लिए यूजफुल है ताकि स्पीशीज का सर्वाइवल टाइम के साथ क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है। जैसे जैसे नई नई जनरेशन आ रही है ना, जेन अल्फा, ये वो जेन जी, तो ये क्या हो रहा है, वेरिएशंस आ रहे हैं। उसी हिसाब से हमारे इमोशनल हेल्थ, राइट, मेंटल हेल्थ, सब कुछ चेंज होती जा रही है। तो वेरिएशन इंपॉर्टेंट है, टाइम के साथ साथ चेंजेस होने क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी। अगर आप अपग्रेड नहीं होंगे, आप पुराने विचारों के साथ जीते जाएंगे, तो आपका सर्वाइवल क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। इतने सेम अगर वेरिएशन टाइम के साथ हो रहा है तो वो आपके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ा देता है। गॉट इट। तो डीएनए कॉपिंग का मतलब समझ में आया। सबसे पहले हमने कहा कि जो डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड है। कहां प्रेजेंट होता है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर नॉर्मली सेल पड़ा है तो उसके अंदर नॉर्मली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसको हम क्रोमेटिन नेटवर्क बोलते हैं। लेकिन जब सेल डिवाइड करता है तो इट विल टेक द शेप ऑफ अ क्रोमोसोम्स। और डीएनए की क्या होती है बेटा, कॉपी। कॉपी होने के बाद जब सेल डिवाइड किया तो एक डीएनए वहां गया और दो डीएनए की कॉपी होते हुए कुछ चेंजेस हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं वेरिएशन। एंड वेरिएशन की वजह से क्या होता है बेटा, एवोल्यूशन, जो कि टाइम टू टाइम क्या बन रहा है बेटा, जनरेशन में चेंजेस करा रहे हैं। गॉट इट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से आ जाता है क्वेश्चन। फाइन, डीएनए कॉपिंग, ये अभी टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। ऑर्गेनिज्म में पास हो रहे हैं उसके कैरेक्टर्स फॉर द ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग मतलब उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसकी बात करें। क्या क्या फायदा है डीएनए कॉपिंग का, इससे मेंटेन करता है डिफरेंट जनरेशन में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी। डीएनए का एक्चुअली में कॉपी का मतलब क्या है, वो उसका ब्लूप्रिंट है। डीएनए इज द ब्लूप्रिंट एंड इंश्योर, वो चाहता है कि उसका बॉडी का डिजाइन सेम रहे, दो आंखें दो कान सेम रहे, बॉडी डिजाइन क्या रहे बेटा, सेम। थोड़ा बहुत चेंजेस आएंगे, वेरिएशंस आएंगे, पर ये नहीं है कि तुम्हारी आंखें यार हटा दिया वो हटा दिया, इतना भी चेंजेस नहीं आता। अगर उसके किसी भी सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में कोई चेंजेस आता है तो बॉडी का डिजाइन क्या हो जाता है, चेंजेस, उसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएशंस। ठीक है, जैसे ये नॉर्मल है और चेंजेस आने शुरू हो गए, ट्रैकिया है, ये आपके बॉडी के पार्ट्स है जो बन रहे हैं। तो डीएनए कॉपिंग होते होते क्या आ रहा है, आप अपने पेरेंट्स से बिल्कुल एग्जैक्टली मैच नहीं करते हैं। क्यों मैच नहीं करते हैं, क्यों मैच नहीं करते हैं, वेरिएशन एक्युमुलेट हुआ, वेरिएशन आया ना कुछ वेरिएशन आएगा। 23 क्रोमोसोम आपको मदर से मिले, 23 आपके फादर से मिले हैं, तो दोनों जब मिक्सअप होंगे देयर इज अ वेरिएशन। ठीक है, दिस इज अ पार्ट ऑफ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हम लेटर ऑन पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है, फाइन। नेक्स्ट है आपके पास बेटे, वेरिएशन क्या हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्या वेरिएशन हमारे लिए बेनिफिशियल है, यस। वेरिएशन बेटा चेंज इन अ बॉडी डिजाइन, मतलब कुछ चेंजेस आना, उसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन। इसकी वजह से ऑर्गेनिज्म अडेप्ट हो जाता है, जो अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट है वो रहना सीख जाता है, अडेप्ट होना सीख जाता है। हैबिटेट मतलब उसकी रहने की जो जगह होती है उसके अकॉर्डिंगली। अब आप कोई बहुत ज्यादा आईसी वाले एरिया में जाइए, लद्दाख साइड जाइए, वहां कोई फैन दिखेगा आपको, नहीं ना, तो उस अकॉर्डिंगली उनकी बॉडी क्या है, अडेप्टेड। लेकिन आप हिल एरिया में जाएंगे तो आप उस अकॉर्डिंगली अडेप्टेड नहीं हो पाएंगे, बिकॉज आपकी बॉडी किस एनवायरमेंट के लिए अडेप्टेड है, प्लेन एरिया के लिए। ठीक है, जो माउंटेन वाले हैं वो कैसे है, माउंटेन वाले एरिया के अडेप्टेड है। इन द सेम मैनर हमारी बॉडी के अंदर जो वेरिएशंस आते हैं वो हमें अडेप्टेड बनाते हैं हमारी जगह पर रहने के लिए। फाइन, कुछ वेरिएशंस जो होते हैं टाइम के साथ जो चेंजेस होते हैं वो सर्वाइवल कंडीशंस क्या कर देते हैं, हमारी अलग कर देते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, इट्स एग्जांपल ऑफ एवोल्यूशन, एवोल्यूशन के एग्जांपल है। हाँ जी, राइट, एवोल्यूशन है, ये आपका एंसेस्टर्स है जहां से लाइफ स्टार्ट हुई, मींस धीरे धीरे चेंजेस शुरू होते गए एंड वेरिएशंस एक्यूमुलेट होते गए,
जो ऑर्गन जरूरत नहीं थे, यूज नहीं होते थे, वो टाइम के साथ खत्म होते गए, जिनका यूजेस बढ़ता गया वो वेरिएशन चेंजेस आते गए। गॉट इट? फाइन। तो अब ये क्या बनाता है? वेरिएशन अगर एक्यूमुलेट होता जाता है, इकट्ठा हो जाता है जनरेशन टू जनरेशन, तो वो क्या करता है बेटा? एवोल्यूशन करता है। ठीक है, क्लियर है? कर लेंगे आप? ओके, नाउ कम टू द टॉपिक, व्हाट इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन के टाइप कितने होते हैं? दो तरीके के रिप्रोडक्शन होते हैं, वन इज एसेक्सुअल, अदर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत मतलब आसान फॉर्म में समझना, वो अकेला रहना पसंद करता है, उसको नहीं चाहिए किसी के साथ बॉन्ड बनाना, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है उसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर दोनों पेरेंट की जरूरत नहीं होती। यहाँ से जो नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है वो किससे प्रोड्यूस होता है? सिंगल पेरेंट से। यहाँ जो नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है उसके लिए दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं अपोजिट सेक्स के, वन इज मेल अनदर इज अ फीमेल। गॉट इट? यहाँ पे कोई भी गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। गैमेट्स को बोलते हैं हम सेक्स सेल्स। जैसे हमारी बॉडी में हर तरीके के सेल्स होते हैं, वैसे हमारी बॉडी में गैमेट्स भी होते हैं। ठीक है, फाइन। इसके अंदर गैमेट्स की बहुत जरूरत होती है। गैमेट्स जब आपस में कंबाइन करते हैं तभी क्या होता है बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है, राइट? यंगर वंस ऑलमोस्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? एक ही पेरेंट से, आइडेंटिकल पेरेंट से प्रोड्यूस हो रहे हैं, जेनेटिक कॉपी बनती है ऑलमोस्ट। वो जो पेरेंट्स होते हैं वो बिल्कुल प्रॉपरली उसे रिजेंबल करते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या आता है बेटा? वेरिएशन आता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आता है, बट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन के चांसेस थोड़े कम रहते हैं, एब्सेंट होता है, राइट? तो क्लियर है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जिसमें दोनों पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं विद ऑफ अपोजिट सेक्स, राइट? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ ए गैमेट सेल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या इन्वॉल्वमेंट होती है बेटा? गैमेट सेल, यानी वहां पे यूनियन, उनको जुड़ना जरूरी है, फ्यूजन होना जरूरी है, राइट? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं होता है। इज इट क्लियर? अब हम डिस्कस करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स, कैसे कैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। गॉट इट? फाइन। नेक्स्ट है अब आपके पास रिप्रोडक्शन के, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड। फिजन, फिजन में आगे बाइनरी एंड मल्टीपल फिजन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। ये जो 6 मेथड्स है, ये 6 मेथड्स हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या? फिजन। क्या? फिजन। फिजन और फ्यूजन दो वर्ड होते हैं, डू यू नो अबाउट? फ्यूजन मतलब मिलना, फिजन मतलब स्प्लिट होना, राइट? अपोजिट है, राइट? तो फिजन का मतलब क्या होता है? स्प्लिट होना। फिजन, फिजन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म दो या उससे ज्यादा सेल के अंदर क्या हो जाता है? स्प्लिट हो जाता है, राइट? अगर दो में स्प्लिट हो रहा है तो बाइनरी फिजन, दो से ज्यादा में स्प्लिट हो रहा है तो मल्टीपल फिजन, राइट? अब बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन ना बेटा इररेगुलर फिजन है। इररेगुलर फिजन का मतलब होता है अमीबा कहीं से भी ब्रेक कर सकता है। अमीबा का दिल करेगा इधर से ब्रेक करेगा, अमीबा का दिल करेगा इधर से ब्रेक करेगा, इधर से करेगा, इधर से करेगा, किसी भी एंगल से ब्रेक कर सकता है। इसे बोलते हैं इररेगुलर फिजन। है तो ये बाइनरी फिजन, लेकिन किसका पार्ट है बेटा? इररेगुलर फिजन है, मतलब इसका कोई एक्शन नहीं है। उसके अलावा भी होते हैं लॉन्गिट्यूडनल फिजन। लॉन्गिट्यूडनल मतलब जो ऐसे डिवाइड करते हैं, वर्टिकली डिवाइड करते हैं। एक होते हैं ट्रांसवर्स फिजन। ट्रांसवर्स कैसे डिवाइड करेंगे? ऐसे डिवाइड करेंगे। गॉट इट? तो अभी कौन सा पढ़ रहे हैं आप? इररेगुलर फिजन है ना, अमीबा। अमीबा है बेटा, अमीबा जैसे क्या दिख रहा है उसको रिप्रोड्यूस करना है। अब वो रिप्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले क्या करेगा? जैसे खुद को स्ट्रेच आउट करते हैं ना, वैसे स्ट्रेच आउट करके क्या करेगा? अमीबा इलोंगेट हो जाएगा। सेल, उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो क्या हो जाएगा? इलोंगेट। अब ये न्यूक्लियस इलोंगेट हुआ बेटा, उसके बाद ये साइटोप्लाज्म इसको किनारे से ऐसे सराउंड कर लेगा, ऐसे हो जाएगा जैसे बीच में से टूटने वाला है, बिल्कुल नैरो हो जाएगा। फिर साइटोप्लाज्म भी हो गया, न्यूक्लियस दो में डिवाइड कर गया और साइटोप्लाज्म भी बीच में से डिवाइड कर गया, और एक अमीबा से क्या प्रोड्यूस हो गए? दो डॉटर्स है। लेकिन इसमें पेरेंट अमीबा क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, क्योंकि पेरेंट अमीबा ही क्या फॉर्म कर रहा है? डॉटर सेल फॉर्म कर रहा है। गॉट इट? तो अमीबा में क्या हो रहा है? आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हुआ? सेल न्यूक्लियस का इलोंगेशन हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, साइटोप्लाज्म का इलोंगेशन हुआ, साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ, एक अमीबा से दो डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन हुई। गॉट इट? इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन। विच फिजन? बाइनरी फिजन। फिजन दो सेल्स के अंदर कब होता है? जब उसको फेरेबल कंडीशन मिलती है। एग्जाम्पल क्या है? अमीबा और पैरामीशियम। मल्टीपल फिजन क्या होता है? मल्टीपल एज द नेम इंडिकेट, मल्टीपल, जिसमें जो फिजन होता है वो किसमें होता है? बहुत सारे सेल्स के अंदर। किसके अंदर होता है ये? प्लाज्मोडियम में। किसमें होता है बेटा? प्लाज्मोडियम में, राइट? एग्जाम्पल किसे है इसका? प्लाज्मोडियम। इसको मलेरियल पैरासाइट भी बोलते हैं, बिकॉज इसकी वजह से क्या होता है? मलेरिया। तो मलेरियल पैरासाइट है ये, राइट? क्या होता है इसके अंदर? ये आपको दिखाई दे रहा है, इसके बाहर की कवरिंग है, ये इसका न्यूक्लियस है। इसका न्यूक्लियस डिवाइड करता है,
और साइटोप्लाज्म उसको क्या करता है बेटा, सराउंड करता है, साइटोप्लाज्म उसको सराउंड करता है। अब इसके बाहर की जो कवरिंग होती है उसे क्या बोलते हैं आप, सिस्ट, राइट। जब ये बहुत सारे सेल डिवाइड कर जाते हैं तो इसकी जो सिस्ट वाली कवरिंग है वो बर्स्ट हो जाती है, फट जाती है, और उसमें से जितने भी ये है मलेरियल पैरासाइट यानी प्लाज्मोडियम के सेल्स जो बने हैं वो सारे के सारे बाहर आ जाते हैं, और उससे क्या बन गए, वो सारे नए सेल्स बन गए। गॉट इट। तो आपने क्या देखा, मल्टीपल फिजन में क्या हुआ, आपके पास कोई एक ऑफस्प्रिंग बना नहीं ना, एक से ज्यादा प्रोडक्शन हुई है, सॉरी दो से ज्यादा प्रोडक्शन हुई है, इसीलिए आप इसे क्या बोल रहे हैं, मल्टीपल फिजन, राइट। इसमें आप एग्जांपल बेटा जो बाइनरी फिजन है उसमें आप एग्जांपल यूग्लिना का भी कर सकते हैं। यूग्लिना ट्रांसवर्स सेक्शन से डिवाइड करता है, ट्रांसवर्स डिवीजन होता है उसका। गॉट इट। तो फिजन क्या है, फिजन का मतलब होता है डिवीजन होना, किसका, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का। किस में डिवाइड करना है, दो या दो से ज्यादा में, दो में डिवाइड करेगा तो बाइनरी, दो से ज्यादा में डिवाइड करेगा तो मल्टीपल। इज इट क्लियर, कोई प्रॉब्लम फिजन में, नो इश्यूज। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, नेक्स्ट बडिंग। क्या है आपके पास, बडिंग। बडिंग क्या होता है, बडिंग क्या होता है बेटा, बडिंग एक ऐसा मेथड होता है रिप्रोडक्शन का जिसके अंदर आउटग्रोथ हो जाती है। आउटग्रोथ मतलब एक एक्स्ट्रा उग जाना, जैसे मान लो गले में ग्वाइटर टाइप होता था ना, एक्स्ट्रा ग्रो करना, उसी तरीके से बॉडी के अंदर क्या कर जाता है, एक एक्स्ट्रा पार्ट ग्रो करने लग जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बड। हाँ जी, बडिंग क्या है बेटा, आउटग्रोथ हो जाना। जैसे आप इसमें देखिए, ये है ईस्ट सेल। ईस्ट सेल के बारे में तो सबको पता होगा, है ना, ये क्या है, ईस्ट सेल है। ईस्ट सेल के ऊपर ये आउटग्रोथ बनी हल्की सी बाहर की तरफ, राइट। अब क्या हुआ, ये न्यूक्लियस अपनी तरफ इसने खींचना शुरू कर दिया, अब न्यूक्लियस भी इसकी तरफ चला गया, राइट। अब इसमें दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो ये यहां से बीच में से टूट जाता है, राइट, या इसके ऊपर पूरी चेन बनती चली जाती है और फिर बाद में टूटता है। ईस्ट के केस में या तो क्या हुआ बेटा, खाली यहाँ पे सेम आउटग्रोथ बनी और ब्रेक हो गया, एक ईस्ट सेल से नया ईस्ट सेल डेवलप हो गया, या फिर पूरी चेन बनती चली जाती है और बाद में ब्रेक होते हैं। जैसे मल्टीपल फिजन और बाइनरी फिजन होता था, तो यहाँ पे भी सिंगल बड भी बन सकता है और मल्टीपल बड भी बन सकता है। ये ईस्ट के अंदर होता है, और किसके अंदर होता है, हाइड्रा के अंदर। किसके अंदर, हाइड्रा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये कोई प्लांट नहीं है, देखने से लगता है प्लांट, ये बहुत छोटा सा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, राइट, जिसका नाम क्या है, हाइड्रा। ये इसके टेंटिकल्स निकले हुए हैं, फाइन। अब होता क्या है, इसका ये एक्स्ट्रा ग्रोथ हुआ है ना, इसके जैसे सेल्स बनने शुरू हुए, इसके पास भी टेंटिकल्स आने शुरू हुए। टेंटिकल्स आने से जब ये बिल्कुल एग्जैक्टली इसकी कॉपी बन जाता है, तो यहाँ से डी अटैच हो जाता है, और डी अटैच होने से एक तो पेरेंट हाइड्रा एज इट इज रहा, और उससे क्या बन गया, एक न्यू हाइड्रा डेवलप हो गया। गॉट इट। देखो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, नए ऑर्गेनिज्म की प्रोडक्शन। इन सब में नए ऑर्गेनिज्म की प्रोडक्शन हो रही है, लेकिन यहाँ पे कोई गैमेट सेल्स इन्वॉल्व नहीं हो रहे, है ना। अलग अलग मेथड है। फिजन में आपने देखा कि ब्रेकेज हुई, बडिंग में देखा आपने बॉडी एक्स्ट्रा ग्रो करके आइडेंटिकल स्ट्रक्चर बना, और फिर वो क्या हो गया, डी अटैच हो गया। तो बडिंग किस किस में पढ़ी आपने, ईस्ट में और हाइड्रा में। तो बडिंग होता क्या है, रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर आप आउटग्रोथ बोल सकते हैं, वो डेवलप हो जाती है मैच्योर ऑर्गेनिज्म के अंदर। वो फुली मैच्योर होने के बाद वहां से क्या हो जाती है, डी अटैच। जब तक वो फुली उसकी तरह नहीं बनती है तब तक उसकी बॉडी के साथ प्रॉपर्ली अटैच रहती है, जब फुली उसकी तरह ग्रो कर जाती है तो क्या हो जाती है, डी अटैच। एंड थर्ड मेथड फ्रेगमेंटेशन, एंड अगला आएगा रीजनरेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या है, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, एज द नेम इंडिकेट, फ्रेगमेंट मतलब छोटे छोटे पीसेस। तो फ्रेगमेंटेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर बॉडी जो होती है इंडिविजुअल की, वो सिंपली जैसे फिजन में टूटती थी वैसे इसके अंदर टूट जाती है छोटे छोटे पीसेस के अंदर, जब वो मैच्योर हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास स्पाइरोगैरा का एग्जांपल है। स्पाइरोगैरा है, ये क्या कर रहा है, जब ये पूरा मैच्योर हो गया, ये कह रहा है मुझे तो रिप्रोड्यूस करना है, तो इसने खुद के क्या कर लिए, टुकड़े कर लिए, है ना। जब इसने खुद के टुकड़े करे तो ये क्या बना लिया उसने, एक फ्रेगमेंट्स। क्या बना लिया बेटा, फ्रेगमेंट। अब ये जो फ्रेगमेंट है हर एक, ये एक फ्रेगमेंट नया स्पाइरोगैरा बन गया, ये नया फ्रेगमेंट जो है वो नया स्पाइरोगैरा बन गया। तो आपने क्या देखा, फ्रेगमेंटेशन हुई, ब्रेकेज हुई, और उससे क्या फॉर्मेशन होगी बेटा, नए इंडिविजुअल की फॉर्मेशन हुई। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजन एंड फ्रेगमेंटेशन? Fission take place in the unicellular organism and fragmentation take place in the multicellular organism. उसमें भी तो यही हो रहा था। Got it? Example है इसके पास स्पाइरोगैरा, जो जो आपकी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है वही है। नेक्स्ट आता है आपके पास रीजनरेशन। क्या बेटा, रीजनरेशन। री मीन्स अगेन, जनरेशन मतलब प्रोड्यूस होना, पुनर्जन्म होना किसी का, तो हम क्या बोलते हैं, रीजनरेशन, है ना। और रीजनरेशन दो केसेस में, एक तो हाइड्रा में और दूसरा प्लेनेरिया में। होता क्या है, ये ना एक एबिलिटी है रीग्रो करने की। कैसी एबिलिटी है, दोबारा से ग्रो करने की, राइट। आप समझ सकते हैं इनके पास एक स्पेशल टाइप की पावर होती है
अगर इनका किसी भी बॉडी पार्ट का कहीं से भी कट हो जाता है, ये वहां से दोबारा नया प्रोड्यूस कर लेता है। जैसे कि हमने बताया था आपको कि जो छिपकली होती है, लेजर जो होती है, उसकी पूंछ के अंदर रीजनरेशन पावर होती है। अगर किसी भी रीजन की वजह से वो पूंछ जो होती है वो कट जाती है तो वो दोबारा से ग्रो कर सकती है। इन द सेम मैनर हाइड्रा की बॉडी और प्लेनेरिया फ्लैटवर्म होता है, इनकी बॉडी किसी भी रीजन की वजह से अगर कट जाती है, ठीक है, अगर इसका हेड पार्ट कट गया तो ये नीचे के पार्ट ग्रो कर सकता है, अगर मिडिल पार्ट कर गया तो हेड और टेल वाला पार्ट ग्रो कर सकता है, और अगर टेल वाला पार्ट ग्रो कर गया तो अपर पार्ट में ग्रो कर सकता है। इट मींस अगर इसके 3 टुकड़े करे तो तीनों टुकड़ों से क्या होगा, नया प्लेनेरिया बन जाएगा। गॉट इट? तो रीजनरेशन क्या है? इट इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रिप्लेस। एक्चुअल में ना देखा जाए तो ये कोई रिप्रोडक्शन का मेथड था नहीं कभी। इसका काम क्या था? सिर्फ इसका लॉस्ट पार्ट जो खो गया ना, जो कट गया, उसको वापस से ग्रो कराना। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, आपने क्या नोटिस करा कि मान लीजिए इसका ऊपर से हिस्सा कट गया। अब ऊपर से हिस्सा कटा तो इस हिस्से ने क्या करा, मैं तो अपने खोए हुए पार्ट को पूरा करूंगा। तो इसका खोया हुआ पार्ट कौन सा था? नीचे वाला। तो इसने अपना खोया हुआ पार्ट पूरा करना शुरू कर दिया। उसके चक्कर में ये नया ऑर्गेनिज्म बन गया। तो हमने इसको किसमें कंसिडर कर लिया? रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि नया प्रोड्यूस हो रहा है। एक्चुअल में ये रिप्रोड्यूस करने के लिए ये सब नहीं कर रहा। ये किस लिए कर रहा है बेटा? क्योंकि इसका जो पार्ट लॉस्ट हो गया वो उसको क्या करना चाहता है? रिटेन करना चाहता है, वापस करना चाह रहा है। क्या करना है मार के इसको? ऐसे भी नहीं बढ़ती है, ऐसे थोड़ी ना होता है, एग्जिस्टेंस तो है ही है ना। हाँ, ये है आपके पास व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में क्या डिफरेंस है? जो फ्रेगमेंट होता है वो एक्चुअली रिप्रोड्यूस के मकसद से ही किया जाता है ना? क्या ना मकसद है उसका? मकसद क्या है? क्या मकसद है उसका? रिप्रोड्यूस करने का ही है। तो वो ऐसा मकसद है उसका, जो काम है वो चाहता ही है कि वो इंडिविजुअल को ग्रो कराए। इसके एग्जाम्पल उल्टे लिख दिए हैं, स्पाइरोगैरा यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा, ठीक है? तो एग्जाम्पल इसका स्पाइरोगैरा है। लेकिन जो रीजनरेशन है ना, वो बेटा सिर्फ रीग्रो करने के लिए, अपने खोए हुए पार्ट को वापस गेन करने के लिए किया जाता है। ये कोई प्री प्लान नहीं होता, इसका कोई मोटिव नहीं होता कि मैंने रिप्रोड्यूस करना। गॉट इट? फाइन। तो जैसे कि ये था, मैंने आपको बताया था, लिजर्ड की जो पूंछ होती है अगर वो कट गई तो वो चाहती थोड़े ना है, क्या चाहती है कि वो उसकी पूंछ से नया इंडिविजुअल हो, तो बनता ही नहीं है। उसकी पूंछ खत्म हो गई, वो दोबारा ग्रो करना चाह रही है ना? ये याद रखना, ये लिजर्ड असेक्सुअली रिप्रोड्यूस के मेथड में नहीं बता रही हूं मैं, सिर्फ उसके टेल में रीजनरेशन पावर है ये बता रही हूँ। गॉट इट? तो रीजनरेशन तब होता है जब ऑर्गेनिज्म रीग्रो करना चाहता है। किसी का हाथ, जैसे आप, अच्छा लिजर्ड के अलावा और किसमें होती है रीजनरेशन पावर? कोई ऐसा इंडिविजुअल है जिसका पता है आपको? ऐसा तो अभी बताया प्लेनेरिया, वो तो स्टारफिश में। स्टारफिश की अगर कोई आर्म कट जाती है तो वो दोबारा से रीग्रो कर सकती है, ठीक है? इट मींस ऐसे ऐसे कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं जिनके पास स्पेशल पावर होती है, सिंपल वर्ड्स में। फाइन। नेक्स्ट, स्पोर फॉर्मेशन। क्या है बेटा? स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशंस क्या होते हैं? ये आपको प्लांट दिखाई दे रहा है, ये किस चीज का है? राइजोपस फंगस। क्या है ये बेटा? राइजोपस फंगस। ये राइजोपस फंगस के अंदर ये जो पूरा केस है इसे बोलते हैं स्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियम। इसके अंदर छोटी छोटी सी यूनिट्स होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्पोर्स। क्या बोलते हैं बेटा? स्पोर्स। एक्चुअली राइजोपस फंगस ये हमारा ब्रेड मोल्ड्स भी होता है, फंजाई है एक तरह की, राइट? तो हुआ क्या, स्पोर्स रिप्रोडक्टिव यूनिट होते हैं एक्चुअल में। जब भी ये स्पोर केस बर्स्ट होता है, फटता है, इसके अंदर से स्पोर्स जो होता है वो बाहर आ जाते हैं। और स्पोर्स बहुत लाइट वेट होते हैं, बहुत हल्के होते हैं, वो एयर के अंदर फैल जाते हैं। अब जैसे उसको ब्रेड दिखी या कुछ भी दिखा, जहां पे मॉइस्चर मिला, एयर मिला, उस पर अटैक करना शुरू कर दिया और वहां पे ये ग्रो करना शुरू कर देता है। अब यहां से ना कई बार क्वेश्चन आता है, व्हाट इज हाइफे? ये दिख रहा है आपको? हाइफे, दिस वन, हाइफे। व्हाट इज हाइफे? एक्चुअल में हाइफे है क्या? ये क्या होता है बेटा? ये पूरी सेल की ना चेन होती है, ऐसे ऐसे, इसको बोलते हैं हाइफे। दिस इज स्टॉक। ये जो आपको दिख रहा है ये हाइफे, राइट? ये ग्रो करने लगते हैं, हाँ, राइट? तो आपने देखिए क्या देखा, स्पोर्स जो होते हैं वो स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जो स्पेशल स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्पोरेंजिया। स्पोर्स जो होते हैं वो स्पेशल स्ट्रक्चर के अंदर है, जिसको हमने बोला स्पोरेंजिया। जो स्पोरेंजिया है वो फैल जाते हैं एंड कैन फॉर्म द एंटायर पार्ट। दिस इज एक्सक्लूसिव प्लांट किंगडम। ये पूरा का पूरा क्या है, मतलब प्लांट किंगडम का एक एग्जांपल है कि ये ब्रेड मोल्ड के अंदर पूरा फैल गया। आप कभी देखना, जो ब्रेड होता है उसके ऊपर जब फंजाई लग जाती है तो कैसा ग्रीन ग्रीन और पूरा पार्ट हो, वो किसकी वजह से हो रहा है? इसी की वजह से हो रहा है, राइजोपस फंगस की वजह से हो रहा है। गॉट इट? तो यहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है न्यू इंडिविजुअल की फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग। एग्जाम्पल है एस्परगिलस, फंजाई, राइजोपस, मशरूम, ये सब इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है आपके पास
वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है? ये एक ऐसा मेथड होता है जिसमें रिप्रोडक्शन होता है प्लांट का, प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट को छोड़ के बाकी किसी और पार्ट से, मींस सीड को छोड़ के, फ्लावर को छोड़ के बाकी किसी पार्ट से, रूट से या फिर स्टेम से, ठीक है, या लीफ से। क्या कहा? ये मेथड है रिप्रोडक्शन का वेयर अ वेजिटेटिव प्लांट पार्ट प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट। वेजिटेटिव प्लांट पार्ट मतलब रूट, शूट और स्टेम, ठीक है, जो भी आपके पास रूट है, शूट है और लीफ है, ये अगर न्यू प्लांट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम किस में काउंट करते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर। तो वेजिटेटिव पार्ट का मतलब क्या है? नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट, नॉन फ्लावरिंग प्लांट। जो फ्लावर है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, लेकिन नॉन फ्लावरिंग पार्ट उसको, जैसे कि स्टेम है, रूट है और लीव्स है, राइट। इसके कुछ एग्जांपल्स है, क्योंकि दो पार्ट्स में होता है ये, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नेचुरल वो होते हैं जो अपने आप हो रहे हैं, राइट। लीफ के थ्रू कौन सा रिप्रोड्यूस कर, लीफ के थ्रू कौन सा हो रहा है बेटा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन? ब्रायोफाइलम। कौन सी लीफ है ये? ब्रायोफाइलम। हिंदी में नाम सुना है? पत्थरचट। ये हिंदी में इसको पत्थरचट बोलते हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट में यूज होता है, वो कई लोग बताते हैं, राइट। तो ये वो पौधा है, इसकी लीफ के ऊपर ही बड होते हैं, इसकी लीफ पे क्या होते हैं बेटा? बड होते हैं, और वहां से क्या प्रोड्यूस हो सकता है? एक नया प्लांट, राइट। उसके अलावा रोज, जैस्मीन, शुगर केन, आपने लोग इन सब प्लांट्स के सीड नहीं देखे होंगे, लोगों के कह रही हूँ, इस सब प्लांट्स की क्या नहीं देखे होंगे? सीड्स नहीं देखे होंगे। ये जनरली वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेथड से ग्रो करते हैं, राइट। उसके अलावा आपने देखा ये दो मेथड है हमारे पास, वन इज नेचुरल, अनदर इज आर्टिफिशियल, है ना। इंसानी दिमाग है, कुछ भी करता है। जैसे उसको पता चला कि नेचुरली प्लांट ऐसे ग्रो कर सकते हैं, तो उन्होंने आर्टिफिशियल टेक्निक्स निकाली जिससे प्लांट को ग्रो कराया जा सकता है बिना रिप्रोडक्टिव पार्ट को यूज किए। गॉट इट? तो नेचुरल के एग्जांपल बहुत सारे हैं। नेचुरल में देखिए, आलू खाते हैं, आलू लेके आइए, कभी बहुत मिट्टी लगी होती है उसके खूब सारी, क्यों लगी होती है? क्योंकि वो अंडरग्राउंड स्टेम है। क्या है बेटा? अंडरग्राउंड स्टेम है, राइट। तो अंडरग्राउंड स्टेम है, और आप देखना इसके ऊपर जो बल्ब से बन जाते हैं, यहाँ पे इसे बोलते हैं आई ऑफ पोटैटो, है ना। तो वहां से जर्मिनेशन शुरू हो जाता है, तो क्या हो सकता है? एक नया प्लांट प्रोड्यूस हो सकता है। क्या यहाँ पे सीड की इन्वॉल्वमेंट हुई? नो। कौन सा पार्ट यूज हुआ? नॉन फ्लावरिंग पार्ट, मतलब वेजिटेटिव पार्ट का यूज हुआ, जो कि क्या है? स्टेम। फाइन। अगर आप कैरेट देख रहे हैं, राइट, कैरेट देख रहे हैं, उसमें आपने क्या देखा? रूट। कैरेट है, ग्रास है, रेडिश है, टपियोका है, ये सब क्या है? अंडरग्राउंड रूट है, राइट। इसके अंदर जो प्लांट्स जो आप कभी लेके आना, रेडिश मूली लेके आना, उसके साथ जड़ें से निकली हुई होती है ना। तो इट मींस क्या, वहां से क्या कर सकते हैं आप? एक नया प्लांट ग्रो करा सकते हैं। तो इसके लिए क्या आपको सीड की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी, ठीक है। ब्रायोफाइलम किसका एग्जाम्पल है? लीफ का। ये एग्जाम्पल स्टेम का है, ये एग्जाम्पल रूट का है, ये एग्जाम्पल लीफ का है। तीनों में ही कोई भी आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट यूज नहीं हुआ, वेजिटेटिव पार्ट यूज हुआ, स्टेम, रूट और लीफ। एग्जाम्पल्स याद रखिएगा प्लीज, ठीक है। तो ब्रायोफाइलम लीफ में, पोटैटो आपका स्टेम में, रूट में आपके पास आएंगे कैरेट है, रेडिश है, ये सब। गॉट इट? कोई प्रॉब्लम? ओके। आर्टिफिशियल मेथड्स क्या होते हैं फिर? आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन मेथड तीन है आपके पास सिलेबस में। वन इज कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग में कटिंग इज अ वेरी इजीएस्ट मेथड, सबसे ज्यादा किया जाता है कटिंग मेथड। आपको स्टेम को कट करना है, ठीक है। रोज, अब कभी तुम्हें कोई रोज दे तो उस रोज को ऐसा नहीं बस वो करना है, लोज को विद नोड्स किसके साथ लेना है? नोड के साथ। नोड का मतलब क्या होता है? जहां से लीफ या कोई ब्रांच ओरिजिनेट होगी। तो खाली इससे प्लांट नहीं ग्रो करेगा, क्या चाहिए उसके लिए? नोड चाहिए, राइट। उसको मॉइस्ट सॉइल में लगाइए। मॉइस्ट सॉइल में लगाने के बाद आप देखेंगे कि उससे क्या ग्रो कर रहा है? नया प्लांट ग्रो कर रहा है। जनरली हम मनी प्लांट, रोज, ये सारे प्लांट कैसे लगाते हैं? बाया कटिंग मेथड। शुगर केन, राइट। तो कट किया, ये देखो कट दिया, स्लैंटिंग कट देते हैं जनरली, लिया पेरेंट प्लांट से, ठीक है, और उसको क्या कर दिया? मॉइस्ट सॉइल में ग्रो करा दिया। तो आपके पास कौन सा मेथड डेवलप हुआ? ये कटिंग। किसके एग्जाम्पल चल रहे हैं? सॉरी, किसके पार्ट चल रहे हैं? आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन। गॉट इट? फाइन। नेक्स्ट इज लेयरिंग। अगला क्या है बेटा? लेयरिंग। लेयरिंग में क्या किया? ये आपका पेरेंट प्लांट था, राइट। ये इसकी जो ब्रांच थी इसे पुल किया, पुल करने के बाद इसको क्या कर दिया? मॉइस्ट सॉइल में कवर कर दिया, और फिर जब ये इसके जैसा ग्रो कर देगा तो इसको यहां से क्या कर देंगे? डिटैच कर देंगे, अलग कर देंगे। तो एक ही प्लांट से क्या ग्रो करके? दो प्लांट ग्रो करके। तो ब्रांच ऑफ प्लांट जो सॉइल के अंदर भरी है 5 to 6 इंचेस, फिर इंट्रोड्यूस करेंगे नई, उसके साथ नई रूट्स जब इसकी आनी शुरू होगी, देखा ना आपने, इसकी रूट इसकी जैसी आनी शुरू होगी, फिर हमने इसको क्या कर दिया? अलग कर दिया। इसको बोलते हैं माउंट लेयरिंग। कौन सी लेयरिंग है ये? माउंट लेयरिंग। फाइन। इसके एग्जाम्पल है आपके पास जैस्मीन, राइट। अगला है आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन में ग्राफ्टिंग। ये है थोड़ी सी यूज होने वाली टेक्निक है। क्या है ये? ग्राफ्टिंग। क्या है बच्चे? ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में हम क्या करते हैं?
एक पार्ट है, एक प्लांट का एक पार्ट ले लेते हैं और दूसरे प्लांट का अलग पार्ट लेते हैं। एक बोलते हैं स्कायन, एक होता है स्टॉक। स्टॉक होता है जो रूट्स के साथ होता है, विद रूट, और स्कायन होता है जो बिना रूट के होता है। मान लो मेरे पास कोई 2 प्लांट्स थे, ठीक है, जिसके करेक्टर्स को मैं इंट्रोड्यूस कराना चाह रही थी, ठीक है। अब मैंने करेक्टर को इंट्रोड्यूस कराना है, फॉर एग्जाम्पल वो इस एरिया में प्लांट ग्रो ही नहीं करता, तो मैं उसकी स्टेम कहीं और से लेकर आई, राइट, और लाके मैंने क्या किया, उसी स्पीशीज की जो स्टेम थी उसके अंदर डाल दिया। अब क्या करना है, कट कैसा देना है बेटा, स्लैंटिंग। मैंने आपको बताया था स्लैंटिंग कट देना जरूरी होता है, बिकॉज वो एक दूसरे के ऊपर इंट्रोड्यूस करना इजी होता है, राइट। कैम्बियम रिंग जो होती है वो मिक्स हो जाती है एक दूसरे के साथ। अब क्या हुआ, स्लैंटिंग कट लिया, जो विद रूट्स है उसे हमने बोला स्टॉक, जो विदाउट रूट है वो क्या है, स्कायन, ठीक है। दोनों को एक दूसरे के ऊपर प्लेस किया, प्लेस करने के बाद इनको रैप कर दिया, वैक्स कर दिया, प्रॉपर्ली बंद कर दिया। फिर क्या हो जाएगा, ये एक सिंगल स्टेम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। थी तो अलग अलग स्टेम ना, अब ये किसमें कन्वर्ट हो गया, एक ही स्टेम के अंदर कन्वर्ट हो गया, और एक ही प्लांट जिसके अंदर 2 डिजायरेबल कैरेक्टर मिक्स होकर प्रोडक्शन होने शुरू हो जाएंगे। तो रूट स्टॉक क्या करेगी बेटा, रूटेड प्लांट जो डिजीज रेजिस्टेंट होगी, डिजीज से बचाएगी। स्कायन जिसको हमने डिजायरेबल प्लांट से तोड़ा है, जिसका हम चाहते थे ऊपर वाला पार्ट, वो सुपीरियर क्वालिटी का। अब जो कैम्बियम होती है स्कायन की, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगी, जुड़ेगी, नया प्लांट ग्रो करेगा विद न्यू वैल्यू पर आपने स्कायन लगाई थी, दोनों के क्या आने शुरू हो जाएंगे, डिजायरेबल कैरेक्टर्स। गॉट इट? देन व्हाट इज एडवांटेज, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन? क्या फायदा है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का? इजी है, लेस एक्सपेंसिव है, फाइन, सुटेबल है, लॉन्ग पीरियड तक वेट नहीं करना पड़ता है। मैं तुम्हें कहूँ एक बीज ले लो और एक वैसे प्लांट का पार्ट ले लो, बीज का इंतजार करोगे, पहले बीज को बोओगे, फिर थोड़ा सा जर्मिनेट करेगा, राइट। तो सीड डोरमेंट भी हो सकता है। डोरमेंट का मतलब क्या होता है, वो स्लीपिंग स्टेज में चला जाता है, डोरमेंसी भी नहीं, उसमें प्रॉब्लम आएगी। सुटेबल होता है लंबे पीरियड्स ऑफ सीड डोरमेंसी के लिए, क्योंकि सीड डोरमेंसी भी होती है। सुटेबल होता है किसके लिए, पुअर सीड वायबिलिटी, ऐसे प्लांट जो सीडलेस होते हैं, जो सीड जल्दी से प्रोड्यूस नहीं करते हैं, उस प्लांट्स को ग्रो करा सकते हैं। इसमें जल्दी से जल्दी फ्लावर आ जाते हैं और फ्रूट्स आ जाते हैं, क्योंकि इसकी इनिशियल स्टेज नहीं आती। इनिशियल स्टेज मतलब जो सीड से जर्मिनेट होकर छोटा सा पौधा बनेगा, उस स्टेज का वेट नहीं करना पड़ता। तो फ्लावर और फ्रूट्स भी इसमें क्या होते हैं, जल्दी आते हैं। अपने हिसाब से डिजायरेबल कैरेक्टर आप एड ऑन कर सकते हैं, डिजायरेबल न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, एंड जो प्रिजर्व वेराइटी है उसे क्या करके रख सकते हैं, आप सेव करके रख सकते हैं। गॉट इट? तो ये सब क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की। कोई प्रॉब्लम है? 6 के 6 मेथड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंप्लीट हो गए। कोई इश्यूज है तो बता दो। नो इशू? ओके फाइन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है जो मैं आपको यहां बताऊंगी। देन व्हाट इज टिश्यू कल्चर? डू यू नो अबाउट द टिश्यू कल्चर? टिश्यू कल्चर डू यू नो? ये भी एक एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी है, टिश्यू कल्चर। आपने कभी लैब के अंदर प्लांट को ग्रो करते हुए देखा? कभी मिट्टी के अलावा कहीं और ग्रो करते हुए देखा? नो। टिश्यू कल्चर क्या होता है एक्चुअल में? टिश्यू कल्चर में क्या किया जाता है, प्लांट का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का पार्ट लिया जाता है। डू यू नो अबाउट द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? यस, क्लास 9 में आपने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ेगा ना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू होता है, वो थ्रू आउट द लाइफ डिवाइड कर सकता है, ठीक है। जनरली एपिकल मेरिस्टेम में प्रेजेंट होता है, वहां से लिया जाता है टिप ऑफ द पार्ट से, या द रूट की या शूट की पार्ट से लेके क्या करते हैं, लिया उसे, और एक पेट्री डिश होती है कांच की इस टाइप की, राइट, उस डिश के अंदर अगार अगार जेली को रखा जाता है। कौन सी जेली होती है बेटा? अगार अगार जेली, ठीक है। अगार अगार जेली पाउडर फॉर्म में होती है, उसको डिसॉल्व किया जाता है, वो जेली बन जाती है। जेली जानते हैं ना तो लिक्विड होता है और ना वो सॉलिड होता है, वैसे जेली फॉर्म बन जाता है। अब जो जेली फॉर्म बन गया उसके अंदर आपने क्या डाल दिया बेटा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कौन सा टिश्यू? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जब आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर डाल देते हैं, अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की तो पावर ही एक ही है, क्या करेगा वो? डिवाइड करेगा। डिवाइड 1 से 2, 2 से 4 डिवाइड करते जाएंगे। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब डिवाइड कर देता है, जो मास ऑफ सेल बनता है उसको हम बोलते हैं कैलस। क्या बोलते हैं? कैलस। कैलस बन गया वो मास ऑफ सेल। अब उसके अंदर हार्मोन इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। कौन से हार्मोन? प्लांट हार्मोन। कौन से हार्मोन? प्लांट हार्मोन, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, जो आप जानते हैं शूट फॉर्मेशन के लिए, रूट फॉर्मेशन के लिए जरूरी। हार्मोन इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। हार्मोन इंट्रोड्यूस करने से छोटे छोटे से प्लांटलेट्स ग्रो कर जाते हैं। बिना सॉइल की बात कर रही हूं मैं अभी, छोटे छोटे से प्लांटलेट ग्रो करके। अब एक ही पेट्री डिश के अंदर कम से कम 10-15 प्लांट ग्रो करिए। अब उसे किसमें ट्रांसफर किया जाता है? पॉटेड प्लांट। किसमें ट्रांसफर किया जाता है? पॉट में, छोटे छोटे पॉट्स में। अब मिट्टी में डाल दिया, गार्डन एरिया से उसको आगे पुट ऑन किया जाता है। अब आपने क्या देखा, इस टेक्निक का फायदा क्या है? ये जो टेक्निक थी टिश्यू कल्चर, इट्स एक्चुअली बायोटेक्नोलॉजी। ये बायो प्लस टेक्नोलॉजी दोनों का मिक्सचर है। इसमें किया क्या, एक तो टिश्यू कल्चर से जो प्लांट ग्रो करता है ना, वो डिजीज रेजिस्टेंट होता है।
उसमें डिजीज की चांसेस ही नहीं होती, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में जितना भी काम किया जाता है वो टोटली डिजीज फ्री होता है, मतलब बहुत केयरफुली किया जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है इसके अंदर बेटा, एक ही एरिया के अंदर आपने एक ही कम टाइम के अंदर बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो करा लिए। इतनी सी बेटर डिश में कम से कम 10-15 प्लांट आपने क्या करा लिए, ग्रो करा लिए। राइट, सुटेबल होते हैं आप किसी भी प्लांट को, मतलब कम टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं है, डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट बनते हैं। तो ये एक एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी की एग्जांपल है जिसमें हम क्या करते हैं बेटा, टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर एक्चुअली क्या करा जा रहा है, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को लिया जा रहा है और उसको अगार अगार जाली पे ग्रो कराया जा रहा है इन लैब कंडीशन, और धीरे धीरे उसको ट्रांसफर किया जा रहा है किसमें, एनवायरमेंट के। गॉट इट, फाइन। दिस इज ऑल अबाउट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम then you can ask from me. बताइए, any issues? No?